अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से खुशामदीद कहते हैं अपने तमाम हम देखने वालों को। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर अगर हम मसाइल की बात करें, महंगाई है जो कि बेकाबू है, कहना चाहिए शरह सूद की अगर बात करें तो उसका ग्राफ बहुत ज़्यादा ऊपर है। किसान है कि वो गंदम की वजह से सड़कों के ऊपर रुल गया है। ऐसे में हम सब ख्वाब देखते हैं कि इस्तेहकाम कैसे आएगा, मगर अगर दूसरी तरफ देखें तो महाजराई है। महाजराई का ये जो बाब एक खुल चुका है, ये अब तक बंद नहीं हो सका। 12 महीने गुजर गए एक ऐसे इंसिडेंट को लेकर जिसके बाद सोचने का जाविया तब्दील हो गया, जिसके बाद हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान की सियासत का रुख तब्दील हो गया। मगर जो एक मुफाहमत नाम की चीज है, वो इन 12 महीनों के दौरान हमें ऐसा लगता है कि उसका कोई भी इम्कान पैदा अब तक नहीं हो सका है। अगर ये सिलसिला इसी तरह से आगे बढ़ा तो जो इस्तेहकाम का, सियासी इस्तेहकाम या मुआशी इस्तेहकाम का ख्वाब हम देखते हैं, क्या वो कभी भी शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकेगा। आज मैं मुकम्मल गुफ्तगू इसी पूरे मामले के ऊपर और पूरे पाकिस्तान की सूरत हाल पे करने जा रही हूँ, और इसके साथ साथ कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो दाखिली सियासत है इसके ऊपर भी हम कुछ बात कर सके। आमिर साहब, हमने 2023 का जो सानिया देखा या 9 मई का जो इंसिडेंट हमने देखा, उसमें आज की तारीख में हम बड़े खदशात में थे कि खुदा करे खैरियत से हो जाए, कोई ऐसी खबर ना सुनने को मिले, कोई ऐसा इंसिडेंट ना हो पाकिस्तान के अंदर। मुझे ये कहने दीजिए कि अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा बेहतर पुरअमन तरीके से आज का ये दिन गुजर गया काफ़ी हद तक। जी, इन हालात में तो यही बड़ा गनीमत है कि शुक्र है कोई मजीद किसी किस्म की इस तरह की कोई खबर नहीं आई। मगर 9 मई एक सानिया है, इसमें कोई शक ही नहीं है। और असूली तौर पे ये एक रिफ्लेक्शन का दिन होना चाहिए था, गौर व फिक्र का दिन होना चाहिए था कि इस बात पे गौर किया जाना चाहिए था कि हालात इस नहज पे कैसे पहुँचे और क्या वजूहात थी कि ये मामला हुआ और क्या करना चाहिए कि आइंदा इसका तदराक हो सके और ये ना हो। मगर बदकिस्मती ये है कि माशरे में एक अजीब इतनी ज़्यादा पोलराइजेशन हो गई है, सियासत में, माशरे में, मुल्क में, हर जगह पे एक तकसीम है बहुत बड़ी, और एक लंबी इस तकसीम की दीवार है जिसके तरफ दोनों तरफ लोग खड़े हुए हैं और बड़ी हार्ड पोजीशन ले चुके हुए हैं। इसीलिए आज हमने किसी पॉलिटिशियन को नहीं बुलाया, क्योंकि ये बड़ी हम मोहतात होकर गुफ्तगू करना चाह रहे हैं कि इसके ऊपर बड़ी ही ये अहम बात है, हसास टॉपिक बन गया है। और पॉलिटिशियंस की वो उनके बोलने से पहले पता चल जाता है कि इन्होंने क्या कहना है। इन्होंने दीवार के तमाम पोलिटिकल पार्टीज के अंदर जो है कितनी हार्ड पोजीशन ले ली गई भी है कि हमें पता है कि PTI वाले ने क्या कहना है, पीपल्स पार्टी ने क्या कहना है, नून लीग ने क्या कहना है, कि वो उनका बोलने से पहले ही पता होता है। तो वो रिफ्लेक्शन करना होता है कि आप गिव एंड टेक, आप कुछ उसकी माने, कुछ अपनी गलती माने, कुछ दूसरे की माने, कोई बातचीत इस तरह आगे चलती है, वो चीज़ नहीं नज़र आ रही। और इस तकसीम की वजह से ये है कि एक बहुत बड़ा तबका है जो कि इसको बहुत गलत समझता है, इसकी मजम्मत करता है और इस पर बिल्कुल भी माफ़ी बातचीत में भी ढील भी किसी किस्म की नहीं देना चाह रहा। तारीख के अंदर कई जो वक्ती तरह में जो आज सोचा जाता है वो ज़रूरी नहीं है कि कल को आने वाले सालों में वो उस तरह ही देखा जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, भुट्टो साहब की जो फांसी थी उस वक्त एक बहुत बड़ा तबका था जिन्होंने जो है खुश थे उस साने के ऊपर जो है। मगर आज 30 कितने देखे ना 50 साल बाद अब आपको शाज़ो नादरी कोई बंदा मिलेगा। वो लोग जिन्होंने जो बेनिफिशरी थे, जिन्होंने करवाने में शामिल थे, जो तालियां भी बजाने वाले थे, मिठाइयाँ बांटने वाले भी थे, पेन संभालने वाले भी थे, वो भी नहीं इस बात को वो सब कहते हैं कि जी भुट्टो के पास एक जुडिशल मर्डर था। अब तो अदालत की तरफ से भी आ गया और कोई गलत चीज़ थी। सो ये एक हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री का ये सबक है कि ज़रूरी नहीं होता कि वो चीज़ के मुतालिक सोच बदलती रहती है। मगर मसला यहाँ ये है कि क्या ये तारीख पे छोड़ा जाएगा, आज का क्या करना है, आज का ये मसला बिल्कुल है। क्योंकि इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरी है कि हम बड़े मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, ये हमारे लिए, ये हमारे पास टाइम नहीं है।
क्योंकि हमारे जो इश्यूज हैं, इश्यूज जो हैं हमारे इस वक्त जो महंगाई का इशू, बेरोजगारी का इशू और सिक्योरिटी का इशू, आप देखें आप देखिए, हम चले शुक्र है कोई अच्छी खबरें सुन रहे हैं कि जी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, सऊदी अरेबिया से आ जाएगा। अभी उसके फिगर्स नहीं आए कि कितने आएंगे, जब आएंगे तो उसके ऊपर बात करेंगे। मगर बहरहाल किसी इन्वेस्टर के लिए आने के लिए या लोकल किसी को इन्वेस्टमेंट करने के लिए दो चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। उसने एक तो सिक्योरिटी देखनी है कि यहाँ सिक्योरिटी है, अमनो अमान है कि नहीं है, सियासी इस्तेहकाम है या नहीं है। ये जो चाइनीज़ के साथ जो हमला हुआ है उसके बाद चीनी थोड़ा सा पीछे हट गए हैं, और ये आने वाले भी जो लोग हैं इनको भी ये एश्योरेंसेस देनी पड़ेंगी कि जनाब आपके जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। बिल्कुल, आपने आमिर साहब दो तबकों की बात की है, एक तबका एक पोजीशन मैं इसको एक मिनट करें तो मैं खत्म कर दूं कि ये एक तो सिक्योरिटी का जो है, दूसरा ऑफ कोर्स जो है इकोनॉमी का एक इशू है कि इस वक्त हमारे बड़े मुश्किल हालात हैं। वी आर नॉट आउट ऑफ द वुड्स, अभी हम उस मुश्किल उसमें से नहीं निकले, उस दौर से गुजर रहे हैं। मैं आज इत्तेफाकन नहीं रैंडमली आज की खबरें जो है ना इकोनॉमी की देख रहा था कि हमारा सारा ध्यान ये डिवाइड के ऊपर, ये तकसीम के ऊपर और सारा दिन शहर आलूदा सियासत के मतलब जो गुजरता है, हम मिस कर रहे हैं जो असल इशूज हैं उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। रैंडमली आज मैं खबरें देख रहा था कि जनाब ये, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि इकोनॉमी को इशूज़ को फॉलो करें, तो ये रैंडमली मैं देख रहा हूँ कि ये सारी निशानदेही किस बात की कर रही है, कितनी मुश्किलात हैं हमारी। फॉर एग्जाम्पल डॉन के अंदर ये छपी हुई है कि इकोनॉमिक क्राइसिस deepens amid political instability। उसके अंदर उन्होंने इंटरव्यू बेस्ड है लोगों के, बिजनेसमैनों के वो किए हुए हैं। वो कह रहे हैं जनाब ये लोग बड़े परेशान हैं, स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर भी ये बड़ा प्रेशर है, बिजनेसमैन भी परेशान है कि जनाब ये जो सियासी इस्तेहकाम है उसकी वजह से अदम इस्तेहकाम की वजह से बड़ी मसले हैं और वो डरे हुए हैं, नर्वस हैं। उसके बाद ये एक्सप्रेस के अंदर ये खबर छपी हुई है कि जी नए माली साल में 2 ममालिक से $12 अरब का कर्जा रोल ओवर कराने का फैसला। बड़ी अच्छी बात है, चलें ये किस्म का इसका क्रेडिट लिया जा रहा है, मगर ये हर साल ही रोल ओवर हम करवाते हैं। हर साल जो है ये पिछले साल भी रोल ओवर होता है, हर साल होता है कि हमें इनकी कब ये पैसे उतार रहे हैं। हम अपने जो पहले कर्जे लिए हुए होते हैं मजीद कर्जों के लिए, उन कर्जों का सूद अदा करने के लिए कर्जे ले रहे हैं। और एक लिहाज से अच्छी खबर बताई जा रही है कि जी $12 बिलियन जो है ना रोल ओवर है जी। 5 सऊदी अरेबिया से आ जाएगा, 3 जो है जी UAE से आ जाएगा, जो है 4 बिलियन जो है चीन से आ जाएगा। तो रोल ओवर तो ये रोल ओवर कब तक ये चलेगा, उसको निज़ाम को ठीक कैसे करना है। और उसके साथ ही ये आ गया कि निज़ाम कर्जों का ठीक ऐसे होना है कि हुकूमत ने 10 माह के दौरान, ये भी डॉन में छपी है कि दौरान 60 खरब रुपए कर्ज लेकर तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं कि हमने ये जो आगे बताया रोल ओवर करवा रहे हैं। और कोई इस वक्त हमारे पास निज़ाम नहीं है कि हमें उम्मीद की किरण भी दिलवाई जा रही हो कि इन कर्जों को कैसे उतारना है। और रिकॉर्ड टूट गए हैं कि 10 माह के अंदर सिर्फ पिछले 60 खरब रुपया जो है वो कर्जा लिया गया है। उसके बाद ये नेपरा की तरफ से पहले $2.83 पर यूनिट जो है कल बढ़ाया गया था। अब उन्होंने जो है उन्होंने कहा जी 9 माह के लिए उन्होंने अप्लाई कर दिया है कि फ्यूल एडजस्टमेंट की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया है कि वो कह रहे हैं जनाब ये मजीद जो है ना उसके ऊपर आए। सो आइंदा आने वाले दिनों में इस बात का इम्कान होता है कि बिजली और महंगी हो सकती है। और उसके बाद फाइनली जो है IMF टू वेट बजट बिफोर कैबिनेट, ये शहबाज राना साहब की खबर है एक्सप्रेस के अंदर। तो इसके अंदर वो ये फरमा रहे हैं कि जनाब ये हमने अपना जो बजट है वो इसलिए डिले हो रहा है कि वो IMF का पहले अप्रूवल होगा फिर कैबिनेट अप्रूव करेगी। मतलब ये और उसकी वायलेशन हो गई है। ये एक स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है कि ये हमारा इसका कि ये पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट जो एक्ट है इसके मुताबिक 10 मई को यानी कल जो है ये इसका जो बजट स्ट्रेटजी पेपर जो है ये पास हो जाना चाहिए, मगर वो डिले हो रहा है। और डिले हो रहा है इस वजह से कि IMF से भी पास नहीं हुआ और उसकी वजह से ये जो 10 मई है ये पहले जो है इससे भी पहले कर ली जाती थी जाके
फरवरी मार्च अप्रैल वगैरह में ही ये करवा लिया जाता था कि स्ट्रेटजी पेपर जो है ये शुरुआत होती है, तो वो 10 मई को एक्सटेंशन दी गई। अब एक्सटेंशन उससे भी ये आगे जा रही है, और ये भी कि गैर कानूनी के बजट बनाना भी हमारा जो है आगे वो भी डिले हो रहा है और मुश्किल हो रही है। हर चीज़ बनाने से पहले हम IMF देख रहे हैं। सो ये मुश्किलात हैं जिसकी वजह से कि ये जब ये इस पैराए में जब देखते हैं और इस माहौल के अंदर जब ये देखते हैं कि इतना किस तरह की पोलराइजेशन है, तो फिर एक बहुत फिक्रमंदी है। वो सिर्फ फिक्रमंदी हर एक को है, हमें भी है, बिजनेसमैन को भी है, और भी जो पाकिस्तान के लिए फिक्रमंद है। तो हमें इन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए, पर वो फोकस नज़र नहीं आ रहा। आमिर साहब, मैं इस वक्त वेलकम करूंगी सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार मोहम्मद मालिक साहब ने हमें ज्वाइन किया। सर बेहद शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जो एक सवाल मैं आपके लिए और मालिक साहब के लिए छोड़ देती हूँ। आमिर साहब, अमूमी तौर पे ऐसी महाजराई के दौरान हमने देखा कि कोई एक खास तबका या चंद लोग ऐसे उठते थे जो दोनों के दरमियान सुलह सफाई का काम करते थे या मुज़ाकरात की टेबल पर लेकर आते थे, लेकिन अभी तो वो तबका भी मिसिंग है, वो भी लापता है, कोई ऐसा शख्स नहीं नजर आ रहा। जी, वो अगर है भी ना, मैं मालिक साहब से बल्कि आपका सवाल टॉस कर देता हूँ। मालिक साहब, ये सरवत का भी जवाब दे दीजिएगा कि हर दौर में इस तरह का एक बहुत बड़ा तबका होता था कि जो कि हीलिंग टच और ये वाली वो बड़ी चंद आवाज़ें रह गई हैं, और पोलराइजेशन मालिक इतनी ज़्यादा आ गई है कि मैं आपके आने से पहले इकोनॉमिक सिचुएशन बता रहा था, सिक्योरिटी सिचुएशन बता रहा था कि हमारे वी आर नॉट आउट ऑफ द बोर्ड, जितने मुश्किलात हैं, मामलात हैं। वो सोसाइटी में आज 9 मई था, बजाय इसके कि हम रिफ्लेक्ट करते कि ये क्यों हुआ, इस आज तक क्या पहुंचे, आज भी वही पोलराइजेशन नजर आ रही है। तो मैं आपके चाहूंगा कि पहले जरा ओवरव्यू आप अपना दें। नहीं आमिर, इसमें क्या ओवरव्यू है, ये बड़ी अब तो एस्टैब्लिश ग्राउंड रियलिटी है कि जितनी पोलराइजेशन होगी भी है, जितना इंस्टीट्यूट जो पहले एक इंडिविजुअल्स का क्लैश था, अब पार्टी वर्सेस इंस्टीट्यूशन बन गया हुआ है। ये जो भी बात कर रही थी कि आप क्या सोल्यूशन है, सोल्यूशन तो बड़ा सिंपल है। देखिए, जिस तरह वो फौज करती थी ना, गुड तालिबान बैड तालिबान, स्टार्ट में अगर वो गुड PTI और बैड PTI कर ले तो वो भी एक गुंजाइश निकल सकती है कि जब आपके अच्छा एक वो टोला है जिसने May 9 किया है, लेकिन उसमें भी सीनियर एलिमेंट्स हैं, तो चलें उनको सजाएं होम व्हाटएवर, उनके साथ बातचीत हो सकती है। उधर इमरान खान साहब भी इस चीज़ का फैसला करेंगे, अच्छा यार, मैं जो मेरी पर्सनल क्लैश ऑफ पर्सनैलिटी विद द टॉप मैन, उसको मैं अपनी वर्सेस इंस्टीट्यूशन ना बनाऊं। सो चीज़ें तो होती हैं हमेशा, अगर थोड़ा सा रिप्रोचमेंट की डिज़ायर हो, लेकिन अभी है नहीं इस वक्त। मेरा ख्याल है इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट पे भी कोई प्रेशर नहीं है, कंपल्शन नहीं है इस वक्त बातचीत करने की, सब कुछ करने की। देखिए, इस वक्त बहस चल रही है May 9 की। फौज कहती है कि May 9 के देखिए हमने अपने ट्रायल की कर दी, हमने तमाम अकाउंटेबिलिटी कर ली, किसी और की नहीं हुई। बहस क्या हो रही है? वो कहते हैं मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल हो, PTI कहती है कि सिविलियन कोर्ट्स में ट्रायल हो। मामला पड़ा हुआ सुप्रीम कोर्ट में, अब 1 साल हो गया ये बहस चलते हुए। आप फैसला कर दें। आखिरी फैसला सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि जी आप केसेस चलाते रहें, फैसला नहीं आप सुनाएंगे। व्हाट काइंड ऑफ अ डिसीजन इज दैट? आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पाकिस्तान में नहीं है? क्या वो 3 मेंबर जो कमेटी है सीनियर जजेस की वो पाकिस्तान में नहीं है? आज पूरा मुल्क डिवाइड हुआ हुआ है, पूरे मुल्क में आगे लगी हुई। आज शोधा बांटे गए, आज मुल्क बांटा गया हुआ है, और इट्स अ वेरी सैड थिंग कि जिस मुल्क के अंदर ये बहस हो रही हो कि हमारे शोधा के ऊपर क्या होना चाहिए क्या नहीं, कुछ चीजें बियॉन्ड बहस होती। आई थिंक कि अगर रेजोल्यूशन होना है, देखिए ये एक ऐसा फेस्टरिंग वुंड है कि इसमें डिले लीगल मैटर्स की वजह से, लेकिन जो सियासी जख्म है उसमें पास पड़नी शुरू हो गई है। May 9 जब तक एक क्लोज चैप्टर नहीं होगा, आइदर और जिनको सजाएं होनी है सजाएं हो, जिन्होंने बरी होना है बरी हो, लेकिन चैप्टर क्लोज होना चाहिए, तब हम अगली स्टेज पे जाएंगे, तब हम आगे जाएंगे। मुझे नहीं पता सुप्रीम कोर्ट क्यों खोल के बैठी हुई है। रोज हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट इस केस के उस केस पे पूरे दिन का हम ट्रायल देख रहे होते हैं। वो एक टीवी को ड्रामा भी चल रहा है, टीवी ट्रायल चल रहा है, और ये जो सबसे इंपॉर्टेंट इशू है इस पर फैसला नहीं हो रहा। आई थिंक ये कोर्ट का ये स्टेलमेट जितना इमरान खान और आर्मी चीफ के दरमियान में है, आई थिंक उससे कहीं बड़ा स्टेलमेट क्रिएट किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने। इसको प्रायोरिटाइज करें ताकि ये मामला एक साइड पर रखे, उसके बाद फिर बाकी चीजें देखी जाएंगी।
मालिक, ये अभी आप कह रहे थे कि एक सोल्यूशन ये है कि गुड पीटीआई बैड पीटीआई कर ली जाए, तो ये मैं तो समझता हूँ कि वो वही करने की कोशिश की गई थी जिसकी वजह से ये मामला ख़राब हुआ कि ये जब जो गुड पीटीआई वाले टीवी पे आके कह देते थे, मजम्मत कर देते थे, उनके लिए लीगल प्रोसेस नहीं रह गया था, उनको उसी दिन 1-2 दिन के अंदर जो है ना पवित्र करके फारिग कर दिया गया, जिसकी वजह से सारा लीगल केस बैठा कि जनाब ये आप सिर्फ ये तो नहीं है कि जिन्होंने ये किया है, तो वो लीगल उसकी वजह से सारा प्रोसेस लीगल मैं समझता हूँ जी। नहीं आमिर, वो गुड पीटीआई बैड पीटीआई नहीं था, वो नो पीटीआई था। नहीं, वो गुड वाली थी ना कि ये वाले जो लोग जो मजम्मत कर रहे हैं वो सारे उनको करवा के जिस तरीके से माफी दी गई, तो उसकी वजह से लीगल प्रोसेस वो हो गया कि जो मर्जी चाहे वो माफी मांग ले, अगर किसी का जो कसूर था सिर्फ पॉलिटिकल साइड चेंज करने से, नई पार्टी बुला लेने से, तो वो फिर कसूर नहीं जाता ना। कल को कोई कत्ल कर दे और वो कहे जी मैं माफी मांगता हूं, तो उसको कहे जी आपने कत्ल नहीं किया, तो लीगल इंटरेस्ट तो ये इसी वजह से हाई कोर्ट में जो ही जाता है वो एविडेंस वो नहीं होता वहां पे। मैं वही कह रहा हूँ, May 9 की कोई जस्टिफिकेशन नहीं थी। May 9 जो हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन May 9 के बाद जो हुआ वो भी उतना ही बुरा हुआ। और आपने लोग आज ही हम बात कर रहे थे स्पेशल ट्रांसमिशन में, तो बात हो रही थी कि यार लोग आज डिवाइडेड क्यों हैं। मैं कहा लोग इसलिए डिवाइडेड हैं क्योंकि रियासत का बयानिया बड़ा कंफ्यूजिंग था। एक दिन उस्मान डार से बड़ा मुल्क दुश्मन कोई नहीं था, लियाकत अब्बासी था, दूसरे थे, आए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सारे वो ठीक हो गए। उस वक्त फिर कहाँ गई हुर्मत, उस वक्त कहाँ गया सारा मसला। आई थिंक जो पिक एंड चूज हुआ है ना, इसने और ज्यादा बयानियों को कंफ्यूज किया। होना ये चाहिए था कि रियासत आती, जो जो गुनाहगार है उसको सजा मिले, जो जो बेगुनाह है वो चला जाए। फिर ख्वातीन में हमने पिक एंड चूज देखा, पहले खदीजा शाह अंदर हुई, सबने कहा वो देखें फॉर्मर आर्मी चीफ की नवासी को इन्होंने रगड़ दिया, अब तो किसी के साथ भी रियायत नहीं होगी। देन शी वॉकड आउट। बाकी लोग वही हैं, 75 साल की डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, कैंसर की ट्रीटमेंट करवा रही हैं, वो भी वही हैं, बाकी भी वही हैं। ये जो पिक एंड चूज हुआ ना, इसने ज्यादा इस बयानिए में और गंद डाला। आई थिंक अब भी, मैं ये नहीं कहता कोई भी कॉम्प्रोमाइज करे, मेरा ख्याल है अब भी दोनों साइड्स को रीस्ट्रेटेजाइज करना चाहिए। और एक बड़े सीनियर पीपल्स पार्टी के लीडर से जो मैं बात कर रहा था, तो वही बात हो रही थी आर्मी और सिविलियन और ये हाइब्रिड निजाम। उन्होंने कहा यार अगर कोई आपकी बात सुनता हूँ ना, तो उनको एक बात कहें कि पार्टीज ना बैन करें, हर पार्टी में जो अच्छे लोग हैं ना उनको सपोर्ट करें, उनको बिल्ड करें। ओवर द फ्यू इयर्स सारे पार्टीज का कल्चर डेमोक्रेटिक और बेहतर हो जाएगा। मेरा ख्याल है अभी ये इलाज है। आप बजाय इसके कि पार्टीज को करें और इसको बैन उसको बैन, सपोर्ट गुड पीपल, चीजें बेहतर हो जाएंगी। लेकिन आई थिंक मालिक ये कौन डिटरमिन करेगा कि हु आर गुड पीपल एंड हु आर बैड? घूम फिर के एक क्राइटेरियन तो फिर अवाम के ऊपर है। तो वो कहते हैं कि जनाब 8 फरवरी को उन्होंने इंटरप्रेट इस तरीके से किया है कि जनाब हमारे नुक्ता नज़र की आप और मैं चाहे ना एग्री करें, उसकी जो है अप्रूवल आई है। आमिर, वॉइसेस ऑफ रीजन तो हर पार्टी में है ना। मैं भी आपको कहूंगा, आप कहेंगे हाँ यार पीटीआई में ये लोग डिसेंट हैं, पढ़े लिखे हैं, जरा सुलझी बात करते हैं, पीएमएलएन में ये हैं, पीपल्स पार्टी में ये हैं। हर जगह आपके पास सुलझे हुए लोग हैं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी डर्थ नहीं है कि है ही नहीं। सबको पता है, आपको पता है कौन हॉक्स हैं, आपको पता है कौन अपॉर्चुनिस्ट है, आपको पता है कौन लोग इस तरह करते हैं। मैं तो एक जनरलिटी में बात कर रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है, आपको पता है ना, सारे जानते हैं। ये कोई सीक्रेट तो नहीं है। मसलन मैं अभी आपसे पूछता हूँ, आपको 10 एतराजात होंगे असद उमर पे फॉर एग्जांपल, आप क्या कहेंगे? असद उमर डिसेंट आदमी नहीं है? मोहम्मद जुबैर एंटीथीसिस है उसका, क्या कहेंगे? मोहम्मद जुबैर सारे डिसेंट आदमी हैं, वो सियासत छोड़ के घर चल के जाके बैठ गए हैं। यही ट्रेजेडी है ना। क्या मिफ्ता डिसेंट आदमी नहीं, हर पढ़ा लिखा आदमी घर जा रहा है? यही तो मैं कह रहा हूँ, ऐसे लोगों को घर नहीं जाना चाहिए, ऐसे लोगों को सियासत में रखना चाहिए। So that will make a difference. But लेकिन वो एक लॉन्ग टर्म, लंबी लॉन्ग हॉल की बात है। I think either और ना रियासत को टोटल पीटीआई पे दरवाजे बंद करने चाहिए, और पीटीआई जो है वो भी माए भी और हाईवे पे नहीं चल सकती। लेकिन और मैं एक बात आपको बताऊं, ये जो मेन 9th वाला इशू है ना, जिस तरह आप भी जानते हैं इमरान खान की थिंकिंग, जैसे वो सोचते हैं, अगर इसमें सजाएं भी हो गई ना, तो ये कोई ब्रेक डाउन पॉइंट नहीं होगा इमरान खान का। ओके, वो कहेंगे कल को ओहो मेरे 100 बंदे हुए, 50
बंदे को सजा हो गई है, 104 में से 60 को सजा हो गई है, अब नहीं बात हो सकती। ही इज गॉन बियॉन्ड दैट। तो वो अगर 60 बंदों को सजा हो भी जाएगी ना, वो फिर भी बातचीत हो सकती है कल को। तो ये कोई एंड ऑल वाला स्टेप भी नहीं होगा। 40 बरी भी होंगे, 60 सजाएं भी होगी, फैसले हो जाएं ताकि क्लोज चैप्टर हो। ये खुला चैप्टर बहुत ज्यादा गन डाल रहा है, इसलिए मुझे समझ नहीं आ रही सुप्रीम कोर्ट इसमें क्यों लेथार्जिक है, क्यों फुट ड्रैगिंग कर रही है। बिकॉज जैसे मैंने शुरू में कहा, इसका बहुत ज्यादा पॉलिटिकल फॉल आउट है। अब देखें आज जो इवेंट हुआ, आप ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट वन वे और अनदर जो भी है फैसला कर दें जो है, मगर किसी एक फैसले की तरफ तो नहीं है ना माइल। आप देखें क्या होगा। चलें, दो सिनेरियोज है ना। मिलिट्री कोर्ट्स में होता है तो अगर सजाएं होंगी तो पीटीआई के लोग अपील में चले जाएंगे सिविलियन कोर्ट्स में। अगर सिविलियन कोर्ट्स में होता है और लोग बरी होते हैं तो वो फौज वाले इनके पास चले जाएंगे सिविलियन कोर्ट्स में, उनके अपील्स में। दोनों जगह पे अल्टीमेटली सिविलियन कोर्ट्स में इन्वॉल्व हो रही हैं। फेज 1 में है ना, एटलीस्ट वी गो समवेयर। अभी तो हम एक दायरे में चल रहे हैं, हम एक डायरेक्शन में जा ही नहीं रहे। एक हम क्रॉस तो करें। हम वो मिलिट्री कोर्ट्स का एक वैसे इतना सिंपल भी नहीं है, क्योंकि एक मिसाल बन जाती है। और माजी के अंदर क्योंकि हमारे यहाँ बेताशा इस तरह के वाक़यात रहे हुए हैं कि लोगों के जो है डर जो है उसके अंदर भी काफ़ी जो है आर्गूमेंट्स निकल आते हैं। और अभी आप मालिक कह रहे थे कि कंपल्शन नहीं है पीटीआई से बात करने की, तो मुझे तो आपके आने से पहले मैं ज़रा इकोनॉमिक और सिक्योरिटी सिचुएशन एक्सप्लेन कर रहा था कि सिर्फ रैंडमली आज की खबरें उठाई हुई हैं कि बजट डिले हो गया है, रिकॉर्ड कर्जा ले लिया गया इस साल में, फिर रोल ओवर्स आ गए हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, बिजली का रेट और बढ़ने की तजवीज़ आ गई है। तो मैं तो समझता हूँ जो इकोनॉमिक सिचुएशन है हमारी, बहुत ज़्यादा कंपल्शन है कि इस मसले का हल हो। नहीं, हमें आपने जो बिल्स पास करने हैं, आपने जो बजट पास करना है, वो आप पीटीआई के बगैर ही पास कर लेंगे ये गवर्नमेंट, इसलिए वो कंपल्शन नहीं है। आपको फिक्र होगी ये मैं कंपल्शन नहीं कह रहा, इकोनॉमी की टू रिवाइवल ऑफ इकोनॉमी जो है वो कंपल्शन। मैं उधर ही आ रहा हूँ ना, मैं उधर ही आ रहा हूँ। दूसरा आपको फिक्र ये होती है कि यार अपोजिशन स्ट्रीट डिसरप्शन ना करे, इकोनॉमिक एक्टिविटी रोके ना। May 9 के बाद जो क्रैकडाउन हुआ है उससे एक चीज तो क्लियर हो गई है कि लोग फरवरी 8 को खामोशी से आके वोट तो डाल देंगे, लेकिन पार्टी में इस वक्त वो मसल नहीं है कि सड़कें ब्लॉक कर दे या शहर ब्लॉक कर दे, जो आज से 1.5 साल पहले May 9 से पहले कर सकती थी। इसलिए अगर आपकी वो फिजिकल डिसरप्शन आप नहीं कर सकते और आप लीगल डिसरप्शन नहीं कर सकते कि आप वोट डेफर नहीं करवा सकते, रुकवा नहीं सकते, तो फिर कंपल्शन किस बात की। बजट भी पास होगा, चीजें भी होंगी, एक क्लाउड ऑफ अनसर्टेनिटी हैंग करेगा, वो अभी भी हैंग कर रहा है, लेकिन वो चलेगा। अगर ये इतने हालात खराब होते तो ये जो सऊदीज का आना, कतरीज का आना, यूएई का आना, ये चीजें हैं तो कॉन्फिडेंस बूस्टर्स ना, और ये काफी सीरियस किस्म की चीजें हैं। दे आर हैविंग सीरियस प्रॉब्लम विद द चाइनीज, लेकिन चाइनीज का जितना फाइनेंशियल इश्यूज है उतना इनके सिक्योरिटी इश्यूज भी हैं, वो ये कर रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि ये कंपल्शन है कि इकोनॉमिक मूवमेंट जो भी थोड़ी बहुत हो रही है उसको पीटीआई रोक सकती है। वो या सड़क रोके या बिल रोके असेंबली में, इससे वो दोनों चीजें नहीं कर सकती। सो आई थिंक इट्स मोर लाइक ए निगल इन द शू, कि वो पेबल इन द शू वाली बात है कि आप इनकन्वीनियंस है, कांस्टेंट बकबक है, यू हैव टू कीप लुकिंग ओवर योर शोल्डर। लेकिन मेरे ख्याल के भी हालात इतनी परेशान कौन है कि वो ये समझे कि नहीं वी हैव टू सिट डाउन विद देम। मेरा अपना ख्याल है कि मालिक, मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ कि आपका ये जो आर्गुमेंट है बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं कि जिस तरह पहले 2.5 साल भी पीडीएम के भी गुजर गए, निगरान गवर्नमेंट का भी एक्सटेंडेड पीरियड गुजर गया, ये भी और भी गुजर जाएगा, वो पावर में नहीं आ पाएंगे और इसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं, ये एक चीज़ एक नज़र आ रही है। मगर ये कहना कि इससे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाएगी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ जाएगी,
क्योंकि अभी मैं आपके आने से पहले डॉन की आज की फॉर एग्जाम्पल उन्होंने सर्वे डाला हुआ है लोगों के, बिजनेसमैनों के इंटरव्यूज पे बेस्ड की। उन्होंने कहा जनाब कि हम बड़े नर्वस हैं, स्टॉक एक्सचेंज बड़ा नर्वस है, सारे ही वो नर्वस हैं, और चाइनीज़ भी यही कह रहे हैं, सऊदीज़ भी आई एम श्योर वो ये आके कहेंगे कि जनाब हमें एक इन्वेस्टमेंट से पहले सिक्योरिटी की और ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की एक एश्योरेंसेस तो चाहिए हैं, उसके बगैर ये वक्त तो गुजर जाएगा मगर रिवाइवल नहीं होगा कोई कॉन्क्रीट किस्म का। आमिर देखो ना, इंस्टेबिलिटी की भी वेरिंग स्टेजेस होती है ना। एक होती है पैनिक स्टेट, एक होती है एब्सोल्यूट केओस। आपकी अनसर्टेनिटी है सबसे बड़ी योर एबिलिटी टू रीपे, और योर एंड वो जो इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पे करेंगे उनकी रिपैट्रिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, ये कंसर्न है, ये एक सीरियस कंसर्न है। लेकिन इंस्टेबिलिटी उस तरह की नहीं है कि जिस तरह लेट्स से अल्ताफ हुसैन के जमाने में होता था जी शहर बंद हो गया, एक फोन कॉल आया शहर बंद हो गया, या फलाने में आया तो शहर बंद हो गया। इसमें शहर कोई नहीं बंद करवा सकता। इस तरह इकोनॉमिक पे जो ग्राउंड है कोई ब्रेक नहीं लगवा सकता। मैं ये नहीं कह रहा कि स्टेबिलिटी आ गई है, लेकिन वो उतनी कोई जिसको कहते हैं टेरिफाइंग इंस्टेबिलिटी भी नहीं है। कंसर्न्स हैं, एप्रीहेंशंस हैं, बट विच आर मोर ऑन टेक्निकल बेसिस। मैं ये नहीं कह रहा कि हालात अच्छे हैं, बहुत बुरे हालात हैं, लेकिन वो क्योटिक मैं कह रहा हूं नहीं है। रहा हूं कि जो अभी बातचीत नहीं होगी, और शायद एस्टैब्लिशमेंट उस वक्त बात करने की मूड में आए जब उनको ये लगे कि इमरान खान को हम और अंदर नहीं रख सकते, बिकॉज दे नो कि अगर इमरान खान बाहर आते हैं तो ये पीपल्स पार्टी या पीएमएलएन के बस की बात नहीं है उनको पॉलिटिकली काउंटर करना। वो लोगों को पता है कि इमरान खान को अगर अंदर रख सकता है तो सब इंस्टीट्यूशन है। अब ये इंस्टीट्यूशन ने फैसला करना है कि वो कितना बोझ उठाएंगे इन लोगों का, एंड टू व्हाट एक्सटेंड डू दे वांट टू गो, बिकॉज इस वक्त तो द ओनली थिंग दैट स्टैंड्स बिटवीन इमरान खान एंड हिज रिवाइवल एंड एवरीथिंग, तो उनका कॉन्फ्लिक्ट विद इंस्टीट्यूशन है ना। वहां पे सीरियस मिसट्रस्ट है, बीच में कोई आर्बिटर नहीं है, ना लोकल आर्बिटर है ना इंटरनेशनल आर्बिटर है। और अनलाइक जब मियाँ साहब थे तो सऊदीज पढ़ गए, हरेरी का दामाद पढ़ गए, बड़े लोग पढ़ गए। सो वी डोंट हैव, और हमारे मुल्क में डोमेस्टिक आर्बिटर कौन होता है? या फौज होती है या सुप्रीम कोर्ट होती है। इस वक्त दोनों पार्टीज हैं, दे आर पार्टीज टू द पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट, तो आर्बिटर इस वक्त है नहीं है। इसलिए मुझे इस वक्त कोई इंस्टीट्यूशन में हम जितना मर्जी हम आप और मैं बात करते हैं, सारे मानते हैं बहुत पॉपुलर है, लेकिन कल इलेक्शन तो नहीं हो रहा ना। इस वक्त जो पावर गेम है, मगर मालिक पावर गेम बिल्कुल वो नहीं है। मगर ये हुकूमत को देख के ये तासुर मिलता है कि उनको ये खुशगुमानी है, वो जो शेर है, क्योंकि जद पे जो है पीटीआई है, तो बगैर डिलीवरी के ही उनका ये काम चलता रहेगा, क्योंकि दूसरी पार्टी एक्सेप्टेबल नहीं है। आमिर मैंने ये कहा था कि इसको मैंने कल ट्वीट भी किया था कल परसों, कि जो कंडीशनल ऑपोजिशन है ना इंस्टीट्यूशन की इमरान खान से, ये हुकूमत बहुत बड़ी गलती करेगी अगर उसको ये समझेगी, मिस्टेक करेगी कि ये हमारे लिए अनकंडीशनल सपोर्ट है। ये नहीं, इनके साथ भी जिस तरह उसकी ऑपोजिशन कंडीशनल है, इनकी सपोर्ट भी भाईजान कंडीशनल ही है। इनकी भी डिलीवरी की क्लॉक चल रही है। अगर ये इकोनॉमिक डिलीवरी करेंगे और चीजें सही डायरेक्शन में आएंगी तो तब तक इनकी सपोर्ट है, वरना ये कोई ओपन एंडेड डील यहाँ नहीं चल रही। और अभी तक जो एक परसेप्शन ये बन रहा है कि गवर्नेंस उस तरह नहीं फैमिली कंट्रोल में आ रही जिसने इनका ख्याल था। सो एवरीबडी इज वॉकिंग ऑन एगशेल्स। ये मैं आपको बता दूं, बात जितना मर्जी आप ड्रामा कर लें, ये लोग कर लें, सबको इस वक्त सारे नर्वस हैं। मालिक मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूं कि वो हमारी टेरिफाइंग सिचुएशन नहीं है, कोई फौरी तौर पे डिफ़ॉल्ट नहीं आ रहा कोई, मगर ये कितना मुल्क को ख़तरा है ये एक्सटेंशनिस्ट थ्रेट्स का, वो डिपेंड करता है। हर एक का क्राइटेरियन डिफरेंट है।
एक टोटली अगर एक डिफरेंट इसको बिल्कुल इन्वर्सली देखा जाए तो फिर ये आप कह सकते हैं कि जनाब आप के अभी भी बड़ी ही क्रिटिकल सिचुएशन है कि आप ट्रैक पे नहीं चढ़े हैं, कि आपका कर्जा बढ़ता जा रहा है और सूद देने के लिए आप कर्जा ले रहे हैं और वो उसका नॉर्थ की तरफ ग्राफ जा रहा है। उस तरह ही अब आपके आप और मैं जो है फॉर एग्जांपल किसानों का जो एक मसला है, इसको सेकंड सेगमेंट में हम डिस्कस भी दोबारा करेंगे। ये अकेला ये एक फैक्टर्स जिस पे गवर्नमेंट ने अब ना कर दिए, पंजाब गवर्नमेंट ने अब हाथ उठा देंगे जो नहीं हम नहीं कुछ दे रहे, जो करना है जो कर लो। इनको अंदाजा नहीं हो रहा कि सिर्फ एक फैक्टर जो है इसकी वजह से फॉरेन एक्सचेंज के जो रिजर्व है यूं करके उड़ जाएंगे। अगर आपकी राइस की एक्सपोर्ट से पिछली दफा जो पैसे आए थे और आप क्योंकि इसको बड़ा फॉलो करते हैं कि कॉटन अगर वो भी सफर करती है और अगले साल फिर जो है इनको गंदम, क्योंकि डर जाएगा ना किसान अगली दफा लगाते हुए, तो ये एक साइकिल चल जाएगा। सिर्फ एक वन फैक्टर कैन बी डिस्टेबलाइजिंग। मैं वही तो कह रहा हूं कि ये जो इनकी भी उल्टी गिनती चल रही है। मैं तो वही बात कर रहा हूं। देखें, मैं अगर आप मैक्रो लेवल पे देखें, आपके लिए 2-3 मुल्क बड़े इंपॉर्टेंट हैं। आपके लिए अमेरिका बड़ा इंपॉर्टेंट है, लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट है। आपके लिए सऊदी अरेबिया बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपके लिए चाइना बड़ा इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव ये चीज ये है कि तीनों मुल्क इस वक्त आपके साथ इकोनॉमिक फ्रंट पे पॉजिटिवली एंगेज्ड है। सो ऑन अ मैक्रो लेवल दैट इज अ वेरी गुड थिंग। फिर उसके अंदर आपकी बाइनरी चीजें आ जाती हैं, विज़-अ-वी चाइना, विज़-अ-वी सऊदीज, विद एवरीथिंग एंड ऑल दैट। जिस तरह फॉर एग्जांपल ये अब ये डील चल रही है इसकी रिफाइनरी की, जिसमें बात हो रही है क्रूड टू केमिकल्स। अब इसके अंदर चाइनीज का पार्ट इंटेग्रल है। अगर वो प्री बाइंग एग्रीमेंट इनके साथ हुआ हो, प्री प्रोडक्शन बाइंग एग्रीमेंट, जिसपे आजकल बात हो रही है, बिकॉज दे आर पेट्रोकेमिकल्स के द बिगेस्ट बायर्स इन द वर्ल्ड। तो फिर आपका सऊदीज का इस तरह का लिंक भी बनता है। ये चीजें मैक्रो लेवल पे अच्छी हो रही हैं। लेकिन वही आपकी वाली बात है कि जब आप माइक्रो लेवल पे भी अगर बोल कहते हैं ना सम टोटल ऑफ होल, अगर आप छोटे छोटे बहुत ज्यादा मकअप्स करेंगे तो बड़ी पिक्चर पर अल्टीमेटली डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इसीलिए अभी ज्यूरी इज आउट ऑन एवरीवन। और मेरा ख्याल है कि ये बजट अगले 3-4 महीने बड़े क्रिटिकल होंगे इकोनॉमिक परफॉर्मेंस वाइज, और ये किस तरह चीजें करते हैं। ये आपने बिल्कुल सही एग्जांपल दिया, ये गंदम वाली क्लासिक एग्जांपल ऑफ इनकॉम्पिटेंस। मालिक ये गंदम पे ये ब्रेक का कह रही है, इस पे आके आपसे दोबारा बात करते हैं। और क्योंकि रिफाइनरीज का आपने बात किया, आप मुझे याद पड़ता है इस इशू के ऊपर बहुत प्रोग्राम कर चुके हुए हैं, थोड़ा सा उसको भी मैं टच करना चाहूंगा। चलिए ठीक है, मालिक साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेंगे। अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आके एक तो रिफाइनरी इशू के हवाले से और सेकेंडली किसान और गंदम का जो बहरान है उसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे अपने तमाम देखने वालों को। मोहम्मद मालिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर साहब, रिफाइनरी का जो बड़ा अहम मामला था वो आपने किसानों के इशू पे आते हैं। पर मालिक, क्योंकि आप बहुत ज्यादा रिफाइनरीज के ऊपर प्रोग्राम कर चुके हैं और गहरी नजर रखते हैं, तो मैं उस पर चाहूंगा कि इस पे आप भी कमेंट कर दें कि सऊदी जो आ रही है इन्वेस्टमेंट जो है, अभी उसका फाइन प्रिंट नहीं आया है, डिटेल्स नहीं आई हैं और स्पेकुलेशन हो रही है कि पता नहीं $5 बिलियन से लेके 25 बिलियन तक का लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं। जब डिटेल्स आएंगी तो करेंगे। बड़ी अच्छी बात है कि सऊदी जो है ना वैसे भी इन्वेस्टमेंट आ रही है और रिफाइनरी में आ रहे हैं। पर आज की ये खबर थी कि जो हमारी जो एग्जिस्टिंग रिफाइनरीज हैं टॉप की जो 4-5 है खासतौर पर, उनको एक डेडलाइन दी गई थी और वो कई सालों से एक्सटेंड होती है मॉडर्नाइज करने की, अपग्रेड करने की। वो बहुत ही एंशिएंट टेक्नोलॉजी के ऊपर वो चल रही हैं, उसको जो है एक्सटेंड किया जा रहा है शायद गलबन 6 महीने के लिए। और ये कंसर्न पाया जाता है कि ऑफ कोर्स सऊदी रिफाइनरी चाहे आए बड़ी अच्छी बात है, पर जो एग्जिस्टिंग है वो $2-3 बिलियन की जो है जो उनके पास वो खुद सेल इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। और ये भी इंपॉर्टेंट है कि इनको भी ठीक किया जाए, उसकी डिलेस की वजह से हो रही है। कुछ उस पर क्विकली कमेंट करना चाहेंगे? आमिर, हम आप मैं तमाम पाकिस्तानी पिछले दहाइयों में बिलियंस ऑफ रुपीस दे चुके हैं अपग्रेडिंग के नाम पे। इसमें एक खाना होता था हमारे फ्यूल बिल के अंदर, उसको डीम्ड ड्यूटी बोलते थे। डीम्ड ड्यूटी क्या थी कि दिस वाज डीम्ड ड्यूटी को मिलता था 10% था कि समथिंग लाइक दैट, फिगर मुझे दिमाग में आ जाएगा। वो मिलता था कि जी ये
रिफाइनरीज जो सी 5 हैं इनको दिया जा रहा है ताकि ये अपग्रेडेशन वगैरह करें और ये करें वो करें। और हो क्या रहा था जैसे कि रिफाइनरीज ने साल में 2 डिविडेंड्स दिए अपने शेयर होल्डर्स को, एंड दे जस्ट टुक दैट मनी एंड स्पेंड इट। तो ये जो रिफाइनरीज है ना, जो हर बारी कहती हैं कि हम तो देखे थे, हमारा तो नेशनल हम स्टॉक्स कर रहे हैं, अगर स्टॉक नहीं होगा तो फौज के स्टॉक्स का क्या बनेगा, फलाने का क्या बनेगा। अब जिनका प्लान बन रहा है वो नेशनल रिफाइनरी जो है ये उसकी अपग्रेडेशन की बात हो रही है। मेरी बात हो रही थी कंसर्न बंदों से जो इस प्रोजेक्ट को भी देख रहे थे, उनका जो पाकिस्तान का इस वक्त टोटल हमारा साइज और हमारी कंजम्पशन है उसमें वो क्रूड टू केमिकल्स वो जस्टिफाई नहीं होती कॉस्ट अगर हम पाकिस्तानी मार्केट के हिसाब से देखेंगे। तो ऑब्वियसली सऊदीज उसको उस तरह इन्वेस्ट नहीं करेंगे। इसलिए इनकी बात बड़ी सीरियस चल रही है चाइना के साथ कि चाइना के साथ अगर प्री प्रोडक्शन एग्रीमेंट हो जाए कि चाइना को पता होगा जी इतना हम ये प्रोड्यूस करेंगे XYZ और ये प्रोडक्ट्स चाइना उठाने पे तैयार है, तो देन दिस प्रोजेक्ट गोज थ्रू इजीली। इनफैक्ट अगर चाइना वाली डील ना हुई तो फिर आपको रिफाइनरी नजर नहीं आएगी। सो ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग, इट्स अ बिग डील, इट्स एन इंटरेस्टिंग डील। ये कोई इन रिफाइनरीज के लल्ला तो लल्लों पे नहीं पड़ी हुई, किसी और चीज पे नहीं पड़ी हुई। इन रिफाइनरीज का जो सा हर साल का ड्रामा है, ये हमें बता दें कि जो इतने बिलियंस डीम ड्यूटी के लिए हैं किसने अपग्रेडेशन की है। पर वो वही Not a single आप भी इस पर, क्योंकि मुझे याद था बहुत इसके ऊपर प्रोग्राम कर चुके हुए हैं कि नज़र रखने की जरूरत है कि ये बहाने करके जो है ये एक चीज़ है जो कि ओवरली डिलेड, और जिस तरह आप बता रहे हैं कि हम बिलियंस ऑफ रुपीज़ इनको जो बिलों की फॉर्म में दे चुके हुए हैं। सो अब ठीक है, बाकी भी आने दें मगर इनको ठीक करना डिले नहीं होना चाहिए। अब मैं क्विकली जो है किसानों के ऊपर करता हूँ कि मैं कल देख रहा था आपका काकड़ साहब का आप इंटरव्यू कर रहे थे, उसके अंदर 2-3 चीज़ें कमी है। जिस तरह हमने पहले कहा, इसको मजीद एम्फसाइज नहीं किया जा सकता कि ये वन बिगेस्ट डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर किसानों वाला ये हो सकता है, और ये मिसहैंडल हो चुका हुआ है ऑलरेडी। जो है किसान लूट चुके हुए हैं। गवर्नमेंट अब जो कर सकती थी कि कॉम्पनसेट करे, मगर उनकी सिर्फ जो कॉम्पनसेशन के जो आ रही हैं कि अभी मैं देख रहा था कि जी शायद उनको 500 रुपये मन जो है सब्सिडी देने की बातें चल रही हैं, या किसान कार्ड के जरिए वो कह रहे हैं कि जी 150 अरब रुपया के करीब जो है वो हम लोन दे देंगे उनके 500-600 खा के। उसके अंदर जो है इसकी इंपॉर्टेंस को तो ओवरली स्टेट नहीं किया जा सकता। मगर कल जो मैं चाह रहा था, 2-3 मुझे नॉर्मली नजर आई काकड़ साहब की आपके इंटरव्यू में। एक पहले उन्होंने फरमाया था मैं सूबों के ऊपर बिल्कुल नहीं डालूंगा, क्योंकि सूबे के उस वक्त जो मेन आदमी है वो उनके साथ बैठे हुए थे, और उनका डेटा सूबों में डाल दिया। उन्होंने फिर सूबों में डाल दिया कि ये फिगर्स जो है ना सूबों में डाल दिए। दूसरा जो है, कल मैंने खबर ये शेयर की थी, ये मैं चाहूँगा आपके भी कमेंट आ जाएं, जो एक चीज़ नहीं बात गौल कर रही है कि डार साहब ये वो कह रहे थे कि नहीं जी डार साहब ने हमारे लिए छोड़ दिया ना। डार ने ये कहा है कि हम बड़ी तनकीद करते रहते हैं डार साहब पे। उन्होंने कहा कि ये मेरे पास भी आई थी समरी, मुझे पता था और मैंने पास नहीं की थी, और ना करने की वजह जो थी, ये एक प्रोड्यूसर साहब अगर दरमियान में हल्का सा दिखा भी सकें, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान रेवेन्यू डिवीजन का एक नोटिफिकेशन है, ये 26 जुलाई 2023 को मालिक आया था, जिसमें उन्होंने कहा जी अगर आपने प्राइवेट सेक्टर से मंगवानी है तो 50% रेगुलेटरी ड्यूटी लगाएं अमंग अदर टैक्सेस। यानी ये जो अगर इनको 1500-1600 पर मन जो है वो देना पड़ जाता है, तो जो किसान की से पहले किसी ने ना इंपोर्ट करनी थी और किसान को एक नुकसान नहीं था होना कि इसकी वजह से जो हुआ। इन्होंने क्या किया, क्विकली बस बता दूं, इन्होंने आके जो है ये निगरानों ने इसको इस प्रपोजल को फारिग करके फिर ये किया गया। और वो कल कह रहे थे कि नहीं नहीं वो आपको क्या पता कि मैरीटाइम क्या होती है, हाँ। जहाज 3 दिन में आ जाता है। वो तो लगता ये था कि फ्रेंच कंपनी ना इधर ही समुद्र में 18 जहाज फैलाए हुए थे कि फोन आएगा तो आ जाएंगे। मतलब कि दे थिंक पीपल आर स्टूपिड ना। मुझे बता दें कि उस कंपनी ने कितने ये 4-7 दिन के कॉन्ट्रैक्ट पे पूरी शिप्स कितने मुल्कों में भेजी हैं, ये तो आपको ही पता है, मुझे ही पता है। 22 तारीख को ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकलता है और 1 नवंबर को जनाब आपका जहाज लैंड कर जाता है। दुनिया में इस तरह इस स्पीड से कहीं नहीं होता। खैर वो छोड़ें इनकी बातें। बात ये है कि सारे इसमें गिल्टी हैं।
अगर 28 लाख टन उनके जमाने में आया के टेकर्स के, 7 लाख टन तो शिवराज साहब की गवर्नमेंट में भी आया ना। इन लोगों ने क्यों नहीं रोका उस वक्त? उन्होंने तो जो किया सो किया, इन लोगों ने क्यों नहीं रोका? वो आपके फेवरेट ब्यूरोक्रेट भी हैं, वो भी हर कंट्रोवर्सी में उनका नाम आ रहा होता है, यहाँ भी उनका नाम आ गया हुआ। सो यू सी सो मेनी इंटरेस्टिंग कोइंसिडेंसेस कि इंसान कहता है यार क्या अब इसमें बात करें। पंजाब के अंदर क्या प्रॉब्लम है? पंजाब में जो आपके फूड सिक्योरिटी के मिनिस्टर हैं वो भी शहरी हैं, बिलाल यासीन। अच्छा आदमी है लेकिन शहरी आदमी है। वो मैंने वैसे एक दिन एक हल्का सा उनके मुतालिक मजाक किया था कि उनको खुराक का वजीर बनाया हुआ है। वो समझते हैं कि खुराक का ताल्लुक खाबों से होता है, तो उनको बेचारों को हमारी तरह लॉरिये हैं तो उसका तो बड़ा पता होगा, मगर ये खुराक के जो रसद डिमांड एंड सप्लाई का शायद इतना नहीं पता। अगर जितने पंजाब के इस वक्त रेलिवेंट लोग हैं, यकीन माने ऑफ द रिकॉर्ड बिल्कुल और बात करते हैं, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं है कि वो चीफ मिनिस्टर के आगे जाके बात करें, वो उनको डिफाई करें या उनको समझाएं। देखिए टू बी फेयर, अगर मरियम नवाज चीफ मिनिस्टर हैं, ब्रीफ उनको ब्यूरोक्रेसी दे रही है, वजीर एको कर रहा है बात जो ब्यूरोक्रेसी कर रही है, डिसीजन क्या होगी? And she herself is a city slicker also. She's not an agrarian person or a rural person कि आपको hands on चीजें हो। इनका सबका बड़ा डिस्कनेक्ट है। बस उनको ये कन्विंस कर दिया कि देखें रोटी जो है ना 16 रुपए की होनी चाहिए, नान 20 का हो, आटे को नीचे लाना पड़ेगा, नीचे लाने के लिए आटे के लिए आपको गंदम की प्राइस कंट्रोल करनी पड़ेगी, एंड दैट्स इट। वो सिंप्लीफाई करके आपने ओवर कॉम्प्लिकेट कर दी है चीजें। और जब अभी इलेक्शन नहीं होते, अगर आप किसानों की हिस्ट्री भी देखें ना, हमेशा आपको एक पैटर्न नजर आएगा कि इलेक्शन से पहले आपको किसान पैकेज भी नजर आएगा, इलेक्शन से पहले आपको जो ये इजनास हैं इनकी कीमतें गवर्नमेंट हायर लेवल फिक्स करती नजर आएंगी, और जब इलेक्शन हो जाएंगे तो फिर आप देखिए किसानों के साथ क्या होता है। ये पहली दफा नहीं हो रहा। सी ऑल द लास्ट जो किसान पैकेजेस आए बड़े, वो इलेक्शन से पहले आए कि बाद में आए? हमेशा इलेक्शन से पहले आए, और किसान को प्रॉमिस दिखाया, सब कुछ किया ना। जिस तरह वो पुरानी सेइंग कहती है ना कि जो गवर्नमेंट्स हैं वो बनती गांव देहात में, गिरती शहरों में। तो इलेक्शन के वक्त देहातों को खुश करते हैं, इलेक्शन के बाद शहरों को खुश करते हैं। ये रियलिटी है पाकिस्तान की, और ये क्रूअल साइकिल है। और पंजाब का किसान फिर मारा गया। हुआ क्या है? वो जो बात कर रहे हैं 300-400 इस वक्त रेट चल रहा है 300 से 400 रुपया पर बोरी रिश्वत आबदाने का। अब जो बड़ा जिम्मेदार है वो तो कर लेता है, छोटा जिम्मेदार बेचारा कर नहीं सकता। वो पहले ही अपनी कनक जो 2000 पे बेच गया, 2400 पे बेच गया, वो भी 3-3 महीने के क्रेडिट के ऊपर बेच गया। साउथ पंजाब की कनक सारी बिक गई, अब आपकी सेंट्रल पंजाब की रह गई है, थोड़ी बहुत रह गई। सो किसान तो तबाह हो गया, किसान तो तबाह। और ये जो आप बात कर रहे हो, ये बड़ी खौफनाक साइकिल मुझे लग रही है आगे अगले साल, जब वीट के अंदर भी लोग आगे पीछे होंगे, कपास आपकी सफर करेगी, टेक्सटाइल आपकी रिलेटेड, आपका जो पहले 3-3.5 बिलियन डॉलर्स का बिल था, हो सकता है पता लगे कि सर हमारा 5 मिलियन डॉलर का बिल खाली रॉ कॉटन इंपोर्ट पे आ रहा है। एंड इट्स अ साइक्लिकल थिंग, डोमिनो इफेक्ट होगा हर चीजों पे। लेकिन यहाँ पे आई डोंट नो, पता नहीं यार। मुझे मालिक आपकी ये बात बिल्कुल समझ आती है कि टू गिव हर बेनिफिट ऑफ डाउट कि उनको शी इज बीइंग ब्रीफ्ड रॉन्गली जो है बाय वेस्टेड इंटरेस्ट जो है, और उनको क्योंकि रोटी का अनाउंस कर गई हैं तो यही कहना काफ़ी होगा कि जनाब इससे रोटी का आपका प्रोजेक्ट जो है ना गंदम महंगी हो जाएगी और रोटी सस्ती करनी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। मगर वफाक औरंगजेब साहब खास तौर पे इतनी दफ़ा क्रेडिट दे चुके हैं कि हम बचे ही एग्रीकल्चर की वजह से हैं, बम्पर क्रॉप की वजह से। पिछली दफ़ा ये जो 1.8% जो ग्रोथ रेट आ गया था वो चावलों की वजह से आ गया, और ये क्रॉप्स की वजह से आ गया। लाइफ स्टैंडर्ड एग्रीकल्चर बार बार रिपीट करते हैं, तो उनको तो किसी को somebody should put his foot down वफाक के अंदर कि जनाब ये नज़र नहीं आ रहा। दूसरा क्विकली मैं बता दूं कि आज की मैं देख रहा था, टिकट्स चल रहे थे और वो फुटेज चल रही थी कि वो जो सेक्रेटरी साहब हैं जिनको ये ठेका दिया गया है कि आप ये फैक्ट फाइंडिंग मिशन करें और इंक्वायरियां करवाएं, वो उनका डिली डाली कर रहे थे कि नहीं अभी देखें, अभी नहीं बता सकते क्या नहीं है। और राना सनाउल्लाह क्योंकि वो बड़ी खुली बात करते हैं, उन्होंने साफ ही एक टीवी प्रोग्राम कहा उन्होंने जी इसका कुछ भी नहीं जी होना वो आना। तो उनसे पूछा गया कि क्या वजह है। बात बताएं, वो
कामरान अफजल साहब का वो शॉट चल रहा था। मैं वही बता रहा हूँ, कामरान अफजल साहब का ही बता रहा हूँ। उन्होंने कहा कि नहीं, हमने तो बुलाया तक नहीं है काकर साहब को। काकर साहब वॉज हेड ऑफ द गवर्नमेंट, काकर साहब वॉज द फूड मिनिस्टर पोर्टफोलियो जिस पर चीजें डिसाइड हुई थी। कैसे आपने उनको नहीं बुलाया यार? क्यों नहीं बुलाया आपने? वो बंदा खुद कह रहा है कि मुझे बुलाओ, मैं आके जवाब देना चाहता हूँ, आप क्यों नहीं बुला रहे? सो यहीं से पता लग जाता है ना। तो राणा सनाउल्लाह साहब से पूछा गया ये वाली बात कि एक वजह जो है डर खौफ है। काकर साहब ने अपना 28 लाख कर दिया जस्टिफाई, ये 7 लाख टन कहां से जस्टिफाई करेंगे? तो वो जुड़ी भी है ना दोनों चीजें। तो वो सनाउल्लाह साहब से ये पूछा गया कि एक फैक्टर ये भी है उन 2-3 में से कि जी डर लगता है इंक्वायरी से। उन्होंने कहा जी बिल्कुल ये फैक्टर भी है, साफ ही कह रहे हैं वो, मतलब छुपा नहीं रहे हैं। फैक्ट है यार कि वो होना कुछ भी नहीं। बात ये है किसानों की वो लॉबी नहीं है ना, उनके पास एप्टम है ना वो शुगर। राणा तनवीर साहब ने नहीं अपने गांव में जाना, वो तो हार्ड कोर शेखुपुरा गुजरांवाला जो है, और वहां सबसे ज्यादा सुना है कि लूट मचाई गई है। इलेक्शन भी 4 साल परे है सबके ख्याल में, इसलिए नोबडी पोस्ट राइट ना। वो घर कहता हर, वो कहते हैं ना, जी डोवल कहता था ना, हर क्राइसिस की शेल्फ लाइफ होती है। इनको भी पता कि शेल्फ लाइफ है, और चले रोएंगे पिटेंगे, कुछ इनको कर्जे दे देंगे, फिर गल के टूट जाएगी। सीरियसली ये एक एम्पैथी नहीं है। बस आप और मैं तो कम से कम पता है कि पाकिस्तान में ये 4 साल की गारंटी नहीं दी जा सकती है। एकदम जो है रातों रात कुछ ना कुछ होता है, कोई ब्लैक स्वान आती है। जिन्होंने इंपोर्ट की गंदम, उन्होंने 500 से 1000 रुपया पर मन कमाया जिन्होंने इंपोर्ट किया। अब देखो 330 बिलियन रुपए की आई है। आप अगर टन लगाएं 35 लाख, एक टन का मतलब है तकरीबन 27 मन एक टन के अंदर। 27 को मल्टीप्लाई करते हैं आप 35 लाख से। 35 लाख को, मेरे पास तो कंप्यूटर सामने नहीं पड़ा हुआ, और उसको जो फिगर बने उसको मल्टीप्लाई करते हैं, 1000 भी ना करें, सिर्फ 500 से। यार वी आर टॉकिंग हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ रुपीज जो कमा गए। कराची में बैठे हुए, लाहौर में बैठे हुए बिजनेसमैन, और मर गया बेचारा किसान जो सारा दिन कभी जलील हो रहा है, डैप यूरिया लेने के लिए, कहीं जलील हो रहा है जाली बीज लेने के लिए, और उनके ऊपर से लोग हंड्रेड्स ऑफ बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस एंड ब्यूरोक्रेट्स, ये बड़ा वेल सिंक्रोनाइज्ड और कैलिब्रेटेड। मरने से डर भी नहीं आता, ऑनेस्ट टू गॉड मरने मैं क्योंकि ये जरूर कहना चाहूंगा कि हमें, क्योंकि हालांकि ऑफ कोर्स करप्शन है बहुत बड़ी हुई है, मगर एक हमें यहाँ एक बड़ा हमारा नॉनशलांट एटीट्यूड होता है कि यार ये तो पाकिस्तान में करप्शन तो होती रहती है, मगर इसका जो इम्पैक्ट है, जो तमाम गवर्नमेंट का या इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट का जो इकोनॉमिक और रिवाइवल का प्लान है और कि जी इसको खड़ा करना, ये उसको इम्पैक्ट करता है। इट इज नॉट जस्ट द फार्मर्स, इकोनॉमी ऑफ दिस कंट्री। शहरियों को असल में ना किसान नजर नहीं आते, सवाए टीवी स्क्रीन पे जब कभी एक बार हम ले आए या उनका कोई जुलूस आ जाए साल में एक। फॉर देम इट्स एन इनविजिबल क्राइम, इट इज नॉट एन इनविजिबल क्राइम एंड इट डज नॉट हैव इनविजिबल विक्टिम्स। ये रेयर लोग हैं, खानदान तबाह हो गए, मतलब कि लोगों को ये वोटर से भी छोड़ दें, लोग तबाह हो गए। यकीन मानो जिन लोगों बेचारे ने सारा एक उसका बाल कर्जे में जकड़ा हुआ है, अगली क्रॉप भी उसने कर्जा लेके आरती से करनी है। मैं ये सरवत जो है ये इन्होंने क्योंकि झंडे पे शेर अफजल बरवत वाला रखा हुआ था, पीटीआई की जो दाखिली सियासत है, मैं तो ये मुझे ये सारी इतनी बचकाना सी पॉलिटिक्स लगती है कि आज निकल गए, आज ये हो गया, आज आ गए, आज चले गए। तो अब जो है ये सारा, मैं तो उसके ऊपर किसान वाला बड़ा जरूरी इशू है। मरवत आपके मेरे बड़े पुराने दोस्त हैं, आपको पता है कितना इमोशनल बंदा है, बहुत इमोशनल है।
नहीं, मगर वो बहरहाल ये अभी क्योंकि ये एक सुर्खियाँ बन जाती हैं और वो एक लाइटर वो हो जाता है कि जी वो पहले तो वो सिर्फ उस पर PSC का इशू था, अब उनको वो कहा जा रहा है कि कोर कमेटी से भी और दूसरी सियासी कमेटी से भी निकाल दिया। वो कह रहे नहीं मैंने रिजाइन किया, वो कह रहे नहीं निकाल दिया। तो वहां पे एक डीपर हो गई है। इनके भाई की खबर मैंने ब्रेक की थी तीन दिन पहले कि अगले 24 घंटे में डी नोटिफाई हो जाएंगे खालिद लतीफ। तो वो चीजें तो दीवार पे लिखी हुई थी जो हो रहा है। वो याद है हम स्कूल में एक फ्रेज पढ़ते थे, थिएटर ऑफ द एब्सर्ड। वो थिएटर ऑफ द एब्सर्ड है जो हो रहा है। बस देखें और वो क्या होता है, वो आपके फेवरेट जुमला होता है, देखता जा सर धुनता जा। तो बस कॉमेडी ऑफ एरर्स। बहुत शुक्रिया मोहम्मद मालिक साहब हमारे साथ मौजूद है। सर आपके वक्त के लिए बेशुक्रिया। लास्ट लाइन आमिर साहब, फिर मैं क्लोजिंग की तरफ चली जाऊंगी। नहीं, मेरा ख्याल उस पर ही चली जाए, मगर ये है कि दोनों तरह दो एक्सट्रीम्स हैं। एक इतनी खौफनाक वो हैं, एक ये बिल्कुल फ्रिवलेस किस्म के इशूज हैं। तो हमें भी मीडिया को भी कम से कम दोनों के दरमियान कहीं बैलेंस हो जाना चाहिए। ये इतनी इंपॉर्टेंट इवेंट्स के होते हुए जो है ना बड़े फ्रिवलेस चीजों के ऊपर बात भी नहीं करनी चाहिए। चलिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मीडिया को भी अपना जिम्मेदाराना किरदार अदा करने की कोशिश करनी चाहिए। मुझे इजाजत दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, खुदा हाफिज।